नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और मेरे साथ हैं बाबा रामदास। और बाबा की खरी खोटी आप यूट्यूब पे सुनते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं बाबा को। और बाबा हर एक मुद्दे पर सपाट और तीखी बात बोलते हैं और मुझे लगता है कि वो कड़वी बात कड़वी एक तरीके से घुट्टी होती है और वो घुट्टी बहुत सारे मरीजों का इलाज करती है, बहुत सारी चीजों पर फायदेमंद होती है। तो आज बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। आपने अपना जो समय निकाला और बहुत कीमती समय है, क्योंकि आप लगातार चुनाव के कवरेज के लिए और चुनाव को जमीनी स्तर पर समझने के लिए एसी रूम में बैठकर चुनाव नहीं समझा जाता और बाबा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, वहां से चुनाव समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आज बाबा से चुनाव पर भी तो बात करेंगे, लेकिन पहले जरा दिल्ली पर बात करेंगे। दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल के इतने बुरे दिन हैं। बाबा, क्या अरविंद केजरीवाल की संधि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रहा है, क्या चल रहा है? एक से एक उस पर बम गिर रहे हैं, एक से एक उस पर वज्रपात हो रहा है और व्यक्ति वो संभल नहीं रहा है। कभी विभव, कभी स्वाति मालीवाल, कभी कोर्ट, और आज ईडी ने जो बम गिरा है, ईडी ने बता दिया है कि साहब ये करोड़ों अरबों रुपए जो है वो पीएमएलए या फिर कहा जाए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो अब पार्टी में लाए हैं। और जो दुर्गेश पाठक है, दुर्गेश पाठक के यहाँ लाए हैं, दुर्गेश पाठक के अकाउंट में गया है। तो आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता रहा हूँ कि जब ये आदमी आया था ना राजनीति में, तब इसने लोगों को, हमारे जैसे लोगों को भी धोखा दे दिया था कि हमको लगता था कि ये वाकई बहुत ईमानदार आदमी है। और मैंने बताया कि आज की तारीख में भारतीय राजनीति का सबसे करप्ट, सबसे नीच, सबसे भ्रष्ट, सबसे धूर्त आदमी है। मतलब इसने धूर्तता के, इसने भ्रष्टाचार के, और मतलब इसने नए कीर्तिमान बना दिए हैं। तब वो जैसे होता है ना, वो पुराने जमाने में कहा जाता था कि अंग्रेजों, जब पुराने जमाने के जो अंग्रेज थे वो सिर्फ 10, 100 और 1000 तक गिन पाते थे। 1000 से ऊपर की गिनती नहीं आती थी। फिर वो आगे बोलते थे 1000 के ऊपर जब जाना होता था तो उनको वो 1000 है ऐसे करके गिनते थे। फिर बहुत दिनों बाद उनको समझ में आया कि यार इस 1000 से काम नहीं चलेगा। फिर वो मिलियन विलियन लेके आए, फिर ट्रिलियन लेके आए, है ना। तो जैसे उनको नई संख्या नाम देने पड़े, वैसे ही भारतीय राजनीति में भी जब केजरीवाल का, जब हम कमीनापन और केजरीवाल का धुरतई, केजरीवाल का भ्रष्टाचार, तो वो जो अब तक जो भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के जो पैमाने थे ना, वो छोटे पड़ गए थे। जैसे आप घर में जो इंच टेप रखते हैं वो कितने, मतलब 5, 5.5, 6 फुट का होता है। अब आप इंडस्ट्रियल, हाँ, अब आप जब आप काम करने लगते हैं इंडस्ट्री में तो 10, 20, 30 मीटर का इंच टेप रख लेंगे। पर केजरीवाल जैसे जब आप फील्ड में घुस जाते हैं तो आपको कई लाख लाख किलोमीटर के जो है इंच टेप, इतना लंबा लंबा डिस्टेंस नापना पड़ सकता है। इसी तरह केजरीवाल की जो धूर्तता है ना, केजरीवाल की जो लंपटाई है, केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है, वो सामान्य फीते से नहीं नापा जा सकता। उसके लिए आपको नया मैट्रिक सिस्टम इजाद करना पड़ेगा इसके भ्रष्टाचार को नापने तोलने के लिए। तो देखिए, मैंने बताया कि इसके पग पग में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। ये इस देश से, इस हमारे राजनीतिक सिस्टम से आया तो था भ्रष्टाचार दूर करने, पर सच ये है कि इसने भ्रष्टाचार को 1000 नहीं, लाख गुना हमारे सिस्टम में बढ़ा दिया। जो आदमी भ्रष्टाचार कम करने के वादे से आया, तो इसका जो आप देख रहे हैं ना, जो ये अभी कि ये विदेश से भारतीय, हाँ, करोड़ों रुपए। और देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अब तक जो इसका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, इट इज नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो सर अभी शुरुआत है। आप देख लीजिएगा, अगले 10 साल तक इसके भ्रष्टाचार निकल निकल के सामने आते रहे। लेकिन इसमें एक और है, ये अवैध फंडिंग को लेकर जो ईडी ने आज बम फोड़ा है,
यानी कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, यानी कि इसने कोई भी ऐसा देश नहीं छोड़ा। और आप समझिए मल्टीपल, यानी कि अगर 100 लोग फंड दे रहे हैं तो 100 लोगों का ईमेल आईडी एक ही है, 100 लोग फंड दे रहे हैं तो उनका मोबाइल नंबर एक ही है, एक ही क्रेडिट कार्ड से 100 लोग फंड दे रहे हैं, और जो दानदाता हैं उनका पासपोर्ट भी एक ही है। और सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है कि अब बिना एफसीआरए लाइसेंस के और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरीके से अनुमति के आप किसी से फंड नहीं ले सकते। और भारतीय चुनाव प्रक्रिया या फिर किसी पार्टी के चलाने को लेकर जो नियम है, क्या ये तमाम नियम, क्या तमाम कायदे कानून से खुद को ऊपर समझता है? नहीं नहीं, देखिए ये जब ये आया था, इसने जो वादे किए थे ना, तो ये कहता था कि मैं सिस्टम को क्लींस कर दूंगा। तो हम लोग को गलतफहमी क्या हुआ कि क्योंकि ये आदमी सिस्टम को समझता है, भ्रष्टाचार को समझता है, इसको मालूम है कि भ्रष्टाचारी कैसे कैसे सिस्टम को यूज करते हैं। तो आम जनता को इतना ये धोखा दिया कि ये सिस्टम को साफ करने आया है, जबकि सच ये थे कि ये क्योंकि सिस्टम को समझता था तो इसको मालूम था कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करके सिस्टम से कैसे बचा जा सकता है। देखिए, ये मुख्यमंत्री बना, फिर इसने एक भी विभाग अपने पास नहीं रखा, एक भी फाइल ये साइन नहीं करता। ये समझता था कि मैं सिर्फ साइन न करने की वजह से बच जाऊंगा। है पर देखिए, फिर भी कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो ईडी ने इसको पकड़ तो लिया ही है, और अभी आगे भी वो गहराई में घुसती जाएगी, इसको पकड़ती जाएगी। परंतु इसने सिस्टम से बचने के जो लूप होल्स थे वो सारे इसको पता है, और इसीलिए इसको पकड़ना, इसको प्रोसिक्यूट करना और इसको सजा दिलाना ईडी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वाकई हमारे सारे सिस्टम के लूप होल्स को जानता है ये आदमी। जी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा सवाल है, क्या आपको लगता है ये व्यक्ति अपने आईडीबीआई बैंक का जो खाता है इसके आम आदमी पार्टी का, उसमें तो पैसा मंगवा रहा है, लेकिन जो इसका पाठक विधायक है, आप सोचिए उसके अकाउंट में मंगवा रहा, और पैसे का अनाप शनाप। मैं कल के एक सीसीटीवी मैं कल के सौरभ भारद्वाज के एक प्रोग्राम का या फिर उनकी बाइट का जिक्र कर रहा हूँ, स्वाति मालीवाल वाले केस में। वो कह रहा है ड्राइंग रूम में सीसीटीवी नहीं है, वो कह रहा है गलियारे में नहीं है, बैठकी में नहीं है, पार्किंग में नहीं है, लेकिन बेडरूम में, अरविंद केजरीवाल के बेडरूम में सीसीटीवी है, ये सौरभ भारद्वाज कह रहा है। तो आप ये सोचिए कितना मक्कार आदमी है ये। और इसने सारे सीसीटीवी सबको डिलीट कर दिया, फॉरेंसिक टीम देख रही है, और फॉरेंसिक टीम जब दिल्ली पुलिस की आई तो प्रशासन ने, सीपीडब्ल्यूडी ने जो उसको पीडब्ल्यूडी ने जो उसको दिल्ली पुलिस को जो पेन ड्राइव दी, वो पेन ड्राइव खाली थी, विभाग का सारा फोन जो है डिलीट कर दिया गया। तो यानी कि मक्कार पने की हद तक ये व्यक्ति मक्कार है, जितना हम और आप नहीं सोच सकते। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है? सर, ऐसे लोगों का मैं आपको सही रूप से इलाज बताऊं कि देखिए, पहला इलाज तो है जनता के पास, पहला तो इलाज है जनता के पास कि सबसे पहले तो इसको जनता पॉलिटिकली डिफीट करे। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, सबसे पहले इसको पॉलिटिकली डिफीट करने की जरूरत है कि इसकी धूर्तता, इसकी मक्कारी, इसके भ्रष्टाचार को पब्लिक को बताओ, इसको पब्लिक में एक्सपोज करो, और पहले तो इसको पॉलिटिकली चुनाव में हराइए। एक बार इसको चुनाव में हराने के बाद फिर इसको जुडिशरी से ट्राई कीजिए, और इसके सभी पापों के लिए इसको सजा दीजिए, और जिससे कि ये लंबे समय तक जेल में सड़े, और इसको और इसके पूरे गिरोह को मुकदमा चला के इसको जेल में लंबे समय तक सड़ाने की जरूरत है। तभी लोगों को एक सबक मिलेगा कि नहीं भैया, आप अपने आप को ज्यादा चालाक मत समझो, आप सिस्टम को इस तरीके से डिफीट नहीं कर सकते हो। और देखिए साहब, इस मामले में वाकई मैं मोदी सरकार की एक तारीफ करूंगा कि उन्होंने जो उनकी जो पॉलिसी है ना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स भ्रष्टाचार, कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर वो काम कर रहे हैं। और जितने भी भ्रष्ट लोग हैं
वो सब आज की तारीख में इसीलिए तो डरे हुए हैं। उनको मालूम है कि यदि आपने भ्रष्टाचार किया है तो ये सरकार वो सरकार है जो सबसे पहले तो उस भ्रष्टाचार द्वारा कमाई गई रकम की वसूली करेगी, उसके बाद जेल में डालेगी। पर सबसे पहले हमारे वोटर को मैच्योर होना होगा, उसको समझदार होना होगा और ऐसे भ्रष्ट लोगों को पहचान के उनको पॉलिटिकली डिफीट करना होगा। जब तक हम पॉलिटिकली डिफीट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉलिटिकली डिफीट कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है फ्रीबीज इसने इतना मतलब खून चखा दिया है कि पानी थोड़ा बिजली फ्री दे देता है, डीटीसी में चीजें फ्री कर देता है और एक तरीके से ये छद्म वेदी है। यानी कि आप सोचिए भेड़िया है ये, जिसने भेड़ का खाल पहना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है अरविंद केजरीवाल को लेकर, ये नौटंकीबाज एक नंबर का। आप सोचिए कल संजय सिंह कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल का कत्ल करना चाहता है, सरकार कत्ल करवाना चाहती, मरवाना चाहती, और पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस जो है वो उसके कत्ल की साजिश रच रहा है। प्रधानमंत्री से लोग मिलने जाते हैं तो प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़कर सबसे पहले ये पूछते हैं कि बताओ आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को कैसे हराया जाए। यानी कि ये सीधे प्रधानमंत्री से दो हाथ करना चाहता है ताकि इसका राजनीतिक कद बढ़े। और 22 सीटों पर ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा की सीटों पर, और ये व्यक्ति प्रधानमंत्री के समतुल्य लाना चाहता है। वो चाहता है कि 1 to 1 प्रधानमंत्री के साथ हो। तो आप ये सोचिए इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि दिल्ली की बहुत जनता है, माफ कीजिएगा, जनता जनार्दन होती, लेकिन जनता फ्री बीज के कारण अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी रहती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पॉलिटिकली डिफीट हो रहा है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं पंजाब में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ और पंजाब में इनकी हालत बहुत खराब है। पंजाब में ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं आज जो हूँ जलंधर से चंडीगढ़ आया हूँ बाई रोड। तो बाई रोड मैंने पूरे रास्ते में देखा कि आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स में इसकी फोटो लगा रखी है जिसमें इसे जेल के शिक्षकों के पीछे दिखाया गया है। पर जब हम आम जनता से पंजाब में बात करते हैं तो इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं लोगों को। ये इनफैक्ट पंजाब में मुद्दा है ही नहीं। पंजाबी सच पूछो, सच बताऊं मैं आपको, तो इससे नफरत करते हैं आज पंजाबी, सिख कम्युनिटी भी और हिंदू भी, सब लोग। तो ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और अब तो ये बेशर्मी थेथराई कर रहा है पंजाब में भी। हाँ, दिल्ली का जो झुग्गी झोपड़ी वर्ग है, दिल्ली का जो फ्रीबीज के कारण जो इसके साथ आया हुआ वर्ग है, वो भी लोकसभा में इसे वोट नहीं देते हैं, विधानसभा में ये उनका वोट ले लेता है अब तक। पर एक चीज जाननी पड़ेगी आपको। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आप आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल जर्नी को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसको वोट कांग्रेस ने, और मेरा जब मैं होटल में हूं एक फोन आया हुआ है तो मैं जरा वो फोन ले लूं, आप तब तक कंटिन्यू कीजिए। कट गया, मुझे लगता है कि आम आदमी, हाँ ठीक है, जी जी अपनी बात पूरी तो सर देखिए, दिल्ली में भी जब इसने ये सत्ता हासिल की ना, तो इसको कांग्रेस ने अपना वोट शिफ्ट किया था। अपना वोट कांग्रेस आपको याद होगा 24 से 28% वोट बैंक की पार्टी हुआ करती थी पंजाब में, और 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना 20% वोट इसको शिफ्ट किया और कांग्रेस 28% से 8% की पार्टी बन के रह गई। उसी तरह खालिस्तानियों ने इसके लिए वोट की व्यवस्था की पंजाब में। तो देखिए, ये उधार के सिंदूर से सुहागन बना है, ये भी ध्यान रखिए। जिस दिन कांग्रेस डिसाइड कर लेगी दिल्ली में, तो इसको पुनर्मुष्को भव हो जाएगा ये। और पंजाब में तो देखिए कब तक खालिस्तानी इसको कितने देर सपोर्ट कर पाते हैं। खालिस्तान समर्थक जो हैं इससे पूरी तरह निराश हो चुके हैं पंजाब में, और पंजाब में इसका जन समर्थन बहुत तेजी से घट रहा है। ये इस लोकसभा चुनाव में भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसकी रही सही जो उम्र बची है ना पॉलिटिकल, ये 2-3 साल ही बची है। ये तो कांग्रेस को डिसाइड करना है कि इसको दिल्ली में कब वो खत्म कर देते हैं।
जो 20% वोट कांग्रेस ने अपना इसको दे रखा है वो वापस ले लीजिए, ये खत्म हो जाए। जी, इसमें एक और महत्वपूर्ण सवाल एक और है मेरा कि पहले तो साहब स्वाति मालीवाल के पीछे पड़े, स्वाति मालीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। फिर संजय सिंह को एक बार देखा गया कि क्या पता संजय सिंह इस्तीफा दे दे। अब राघव चड्ढा भागा भागा आया है और एक और फ्री वाला है, मुझे लगता है उसका नाम है हरभजन सिंह, क्योंकि वकील साहब को ऊपर की बर्थ दिलवानी है ना। तो आपको लगता है कि साम दाम दंड भेद तो सब ये अपना रहा और वकील साहब ने कह दिया कि साहब तुम दोबारा 2 तारीख को जो 1 तारीख को जाने वाले हो उसके बाद भूल जाओ कि मैं तुम्हारे समर्थन सहयोग में आऊंगा अगर तुम मुझे ऊपर वाली बर्थ नहीं दिलाओगे, जाहिर सी बात है। तो क्या आपको लगता है किसका विकेट गिरेगा, संजय सिंह का, राघव चड्ढा का या फिर हरभजन सिंह का? इसमें एक और स्टोरी है कि कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा का विकेट इसलिए गिर रहा है क्योंकि राघव चड्ढा को सीएम बना देगा और राघव चड्ढा वाली सीट वकील साहब को दे देगा और ये सारी चीज देगा। क्या आपको इस थ्योरी में कुछ सच्चाई नजर आती है क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है राघव चड्ढा को ये कुछ नहीं देगा और न राघव चड्ढा इसके लिए अपनी राज्यसभा, देखिए स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा तो सीट खाली नहीं करेंगे। हाँ, ये संजय सिंह के साथ कोई गेम कर सकता है, पर वहां पे देखिए सिर्फ राज्यसभा सीट की बात नहीं है ना, ये झगड़ा सिर्फ राज्यसभा सीट का नहीं है, ये भी ध्यान रखिए आप। 2 चीजों के लिए इसको पार्टी को एग्री करना है, ये जो बड़े लीडर्स हैं उनको एग्री करना है। सबसे पहले कि सुनीता केजरीवाल को राबड़ी देवी बना के दिल्ली की कुर्सी दे दी जाए, पहली शर्त है सुनीता केजरीवाल। और दूसरी शर्त है कि राज्यसभा की एक सीट किसी तरह जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी को जो है राज्यसभा में पहुंचाना है। तो राज्यसभा तो मान लीजिए हो सकता है संजय सिंह को मना लेंगे, तो संजय सिंह को मनाया जा सकता है। सुल्तानपुर का गुंडा मान जाएगा क्या आपको ब्लैकमेलिया? वो उसको कुछ और दे देगा, ये क्या वो दे तो देगा? देखिए ब्लैकमेलर है। देखिए साहब टिकट, वो एक बात बताऊं आपको, हर व्यक्ति का एक्सपर्टीज होता है ना, है? तो वो है ब्लैकिया, वो 10 रुपए का माल 100 रुपए में कैसे बेचना है? पहले तो माल कहां से आएगा जिस माल को ब्लैक करना है? भाई अगर आपको सिनेमा का टिकट ब्लैक करना है तो पहले आपके पास 10-20 तो सिनेमा का टिकट होना चाहिए ना। फिर उस टिकट को जिसको बेचना है वह ग्राहक भी होना चाहिए। तो सर वो टिकट ब्लैक किया है ना, वो कोई ना कोई बार्गेन केजरीवाल तक कर ले जाएगा और वह राज्यसभा की टिकट को केजरीवाल को बेच लेगा। सुनिए आप, तो जो केजरीवाल ने फ्री में दिया उसको बेच देगा, वो भी केजरीवाल ने भी किसी बार्गेन के तहत दिया होगा, परंतु ये उसकी कीमत, भाई आप सिनेमा टिकट की ब्लैक की जो व्यवस्था है उसको समझिए। पहले आप मान लीजिए 10 रुपए का टिकट है तो आप सिनेमा हॉल के मैनेजमेंट से उसको पहले 12-14 रुपया में खरीदते हैं, तब उसको 20 रुपया में बेचते हैं। तो ये चूंकि सिनेमा टिकट का ब्लैक किया है, ये हर चीज को ब्लैक करना, ब्लैक में बेचना जानता है, इसलिए ये सौदा करेगा और अपनी राज्यसभा सीट ये बेचेगा। अच्छा, हाँ, पाएगा कि ये नहीं, बड़ा सवाल है। तो क्या उसको मिलेगा क्या? बदले में मिलेगा क्या? फ्री में थोड़ा मिलेगी। ना बेच पाएगा नहीं, ये सवाल नहीं है। केजरीवाल खरीद पाएगा क्या? केजरीवाल खरीद पाएगा क्या? ये और 4 के बाद क्या लगता है आपको? 4 के बाद, 4 जून के बाद कुछ नहीं, एक आध भोली भटकी छुटी छटकी कोई, इनको अगर पंजाब से एक आध 2 सीट मिल सकती है, अदरवाइज पंजाब में भी इनका ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गया है। पंजाब की देखिए वोट जो पॉल डायनेमिक्स है, पंजाब का जो वोट बैंक का जो गणित है ना, उसको समझिए भाई। पंजाब में मोटे तौर पे 4
दावेदार हैं वोट के। सबसे पहली जो पुरानी पार्टी है वो अकाली दल और कांग्रेस, उसके बाद भाजपा और सबसे लेटेस्ट पैदा हुई है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी को जैसे मैंने कहा कि उसको तो भाड़े का सिंदूर व्यवस्था की थी खालिस्तानियों ने, और खालिस्तानियों ने गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट कर करके इसके लिए वोट जुटाया है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे जो कुछ खालिस्तानी तत्व चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए गुरुद्वारों से ही अनाउंसमेंट हो रही है कि फलाने भाई जी को वोट देना है, क्योंकि गुरुद्वारे बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। राइट। तो अब सुनिए, तो आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों ने इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में बैठ के इनके लिए वोट की व्यवस्था की है। इसके पहले कांग्रेस को सबसे बड़ा वोट बैंक था हिंदू वोट बैंक, दलित वोट बैंक और कुछ मॉडरेट सेक्शन। तो वो हिंदू, दलित और मॉडरेट सब बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। अब कितना शिफ्ट हो पाएगा, देखिए रातों रात पूरा तो ड्रम खाली नहीं हो जाता ना, खाली होने में वो इट ट्रिकल्स डाउन। ऐसे कोई वहां कोई वाल्व नहीं लगा है कि खोल दिया आपने और 10 मिनट में पूरा ड्रम खाली हो गया, नहीं, वो धीरे 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 रिश्ता है। तो सर पंजाब में कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक के बीजेपी की तरफ आ रहा है। इस लोकसभा में कितना आ पाएगा ये देखने वाली बात होगी, ये 4 तारीख को पता लगेगा। उसके बाद परंतु अगले विधानसभा तक, जिसमें अभी 3 साल बाकी हैं, जब बीजेपी कायदे से काम करेगी तो अच्छा खासा वोट बैंक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का खींच लेगी। और आज की तारीख में भाजपा सबसे बड़ा वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ा दल बनने की ओर अग्रसर है, ये जान लीजिए। तो इससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों का पॉलिटिकली नुकसान होना है, क्योंकि इन्हीं का मेजर वोट शेयर बीजेपी ले रही है। जी जी जी। चलिए, क्योंकि आपने 20 मिनट का समय दिया था, अब 23 मिनट में आपका समय ले चुका हूं, और आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे में आपके साथ चर्चा करेंगे। कुछ फाइनल कुछ करना चाहते हैं, शायद कुछ कहना चाहते हैं फाइनल? नहीं, मैं इतना ही कहूंगा सर कि केजरीवाल की धूर्तता का इलाज सिर्फ भारत की जनता के पास है। एजेंसीज तो इसका इंतजाम करेगी, सरकार भी करेगी, पर उससे पहले जरूरी है कि केजरीवाल का इंतजाम भारत की जनता करे और इसकी धूर्तता का जवाब वो वोट देते इसको हरा कर करे। ऐसे धूर्त लोगों को वोट से हराने की जरूरत है सबसे पहले। मैं सिर्फ इतना कहूंगा। चलिए सर, साथ जुड़ने के लिए, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की खरी खोटी पे आप जुड़े हुए थे और आपने आज इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बाबा की बात सुनी। दर्शकों से अपील करूंगा कि आप भाई कुमार श्रीकांत जी हैं और आपका जो YouTube चैनल है सत्य परख, तो मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि कुमार भाई का चैनल जो है वो फॉलो कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।